क्या आपके कंस्ट्रक्शन साइट पे बार बार एक्सीडेंट हो रहा है, बार बार हादसे हो रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपका प्रोजेक्ट बिना रुकावट का पूरी तरीके से सुरक्षित तरीके से चले? कल्पना कीजिए एक ऐसा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जहां बार बार एक्सीडेंट हो रहा हो, जहां काम में हमेशा रुकावट आ रहा हो और जहां पे सेफ्टी के जो मुद्दे हैं लगातार सामने आ रहे हों। कंस्ट्रक्शन साइट एक ऐसा फील्ड है, एक ऐसा क्षेत्र है जहां रिस्क हर एक कदम पे मौजूद है। इसलिए दुर्घटनाओं को रिड्यूस करना एंड कंट्रोल करना और कार्यस्थल को सुरक्षित तरीके से बनाए रखने के लिए एक्टिव सेफ्टी मेजर्स का अपनाना अत्यंत आवश्यक है। जहां एक्सीडेंट और इंसिडेंट के बाद प्रतिक्रिया देना काफ़ी नहीं है, इंसिडेंट से पहले आइडेंटिफाई करना और कंट्रोल करना ही असली सेफ्टी है। भारत में हर साल कंस्ट्रक्शन साइट पे हज़ारों दुर्घटनाएं होती है, जिसमें से कई तो ऐसा है कि जो जानलेवा है। इंटरनेशनल रिसर्च और डाटा के अनुसार जो कंस्ट्रक्शन साइट पे होने वाले कुल कार्य में कार्यस्थल पे मौत का लगभग 30 से 20% ऐसा है, 20 से 30% ऐसा है जो कंस्ट्रक्शन वर्क से रिलेटेड एक्सीडेंट्स हैं। आप देख रहे हैं HSC मित्रा और हम बात कर रहे हैं रिस्क असेसमेंट और इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्क असेसमेंट इन कंस्ट्रक्शन साइट। स्टडी ये बताता है कि जिस प्रोजेक्ट में सही ढंग से रिस्क असेसमेंट किया गया हो और सही तरीक़ा से इम्प्लीमेंट किया गया हो, वहाँ एक्सीडेंट और इंसिडेंट का जो संभावना है 60 से 70% रिड्यूस हो जाता है। एक इफेक्टिव रिस्क असेसमेंट केवल एक पेपर वर्क नहीं है, एक डॉक्यूमेंट नहीं है, एक प्री प्लान सेफ्टी टूल्स है जहाँ जो आपको टाइम को सेव करता है, आपके प्रॉपर्टीज़ को सेव करता है और इम्पोर्टेंस लाइफ को भी, ह्यूमन लाइफ को भी बचाता है। इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि रिस्क असेसमेंट कैसे प्रभाव हो सकता है कंस्ट्रक्शन साइट पे इसका कैसे असेसमेंट करना है और क्यों आवश्यक है। जिस प्रकार रिस्क असेसमेंट तैयार करने के बाद कंस्ट्रक्शन साइट पे जो भी असेसमेंट किया जाता है और एक मजबूत तरीके से सेफ्टी कल्चर को बनाया रखना जरूरी होता है और बनाया रखना चाहिए। हजार्ड को कैसे हम आइडेंटिफाई करें, रिस्क का विश्लेषण असेसमेंट कैसे करें और कौन कौन से ऐसे कंट्रोल मेजर्स हैं जो अपनाकर रिस्क को कम किया जा सकता है। चाहे आप सुपरवाइज़र हो या चाहे आप सेफ्टी ऑफिसर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे मैनेजर हो, यह वीडियो सबके लिए इम्पोर्टेंट है जो इस रिस्क असेसमेंट के बारे में जानना चाहते हैं या उसमें नॉलेज जानना चाहते हैं या कैसे रिस्क असेसमेंट बनता है, ये सभी के लिए आवश्यक है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और आप सीखिए कि कैसे रिस्क असेसमेंट क्या है, कैसे बनाएंगे, इंपॉर्टेंस क्या है, कितने स्टेप्स हो सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में ये पूरा जानते हैं रिस्क असेसमेंट कैसे बनाते हैं। जनरली रिस्क असेसमेंट को हम लोग रिस्क असेसमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द सिग्निफिकेंट हजार्ड, असेसिंग रिस्क एंड then either we can eliminate or control risk in a acceptable level। तो जनरली ये वर्ड से हम लोग डिफाइन करते हैं। हजार्ड जो होता है रिस्क असेसमेंट करने के लिए, हजार्ड को जो हम लोग जनरली क्लासीफाई करेंगे उसको अलग अलग भाग में क्लासीफाई करते हैं। जैसे फिजिकल हजार्ड में वर्क एट हाइट एक हजार्ड है, फिजिकल हजार्ड है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिसिटी है, नॉइज़ है, वाइब्रेशन है, फायर है, मैनुअल हैंडलिंग है, ये सारे एक फिजिकल हजार्ड है। दूसरा केमिकल हजार्ड को हम लोग दूसरे कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जैसे लीड, मर्क्यूरी, ये सब केमिकल हजार्ड है। बायोलॉजिकल हजार्ड थर्ड, जैसे कोविड-19, बैक्टीरिया, वायरस, ये सब बायोलॉजिकल हजार्ड है। एर्गोनॉमिक्स हजार्ड जैसे इम्प्रॉपर डिजाइन ऑफ वर्क प्लेस हो गया, पुअर पोस्चर हो गया, इक्विपमेंट्स इन प्रॉपर हैंडलिंग हो गया, तो ये सारे एर्गोनॉमिक्स हजार्ड हैं। साइकोलॉजिकल हजार्ड जैसे वर्कलोड हो गया, किसी एम्प्लॉई या कोई लेबर के ऊपर वर्कलोड हो गया, बुलिंग हो गया, बुलिंग मतलब आप उसके ऊपर चिल्ला-चिल्ली हो रहा है, तो ये भी एक साइकोलॉजिकल हजार्ड है। डिफ़िकल्टी हो गया रिलेशनशिप बिटवीन द सीनियर्स एंड जूनियर्स के अंदर, तो ये भी एक साइकोलॉजिकल हजार्ड है। जो 5 स्टेप हमको रिस्क असेसमेंट को कैरी करना है, आपको रिस्क असेसमेंट बनाना है, उसमें 5 जो एलिमेंट्स हैं, जो 5 स्टेप्स हैं, उसको जो हम लोग फॉलो करना है। नंबर 1 आइडेंटिफाई द हजार्ड को आइडेंटिफाई करना। दूसरा आइडेंटिफाई द पीपुल हु माइट बी हार्म एंड हाउ, उस व्यक्ति को भी आइडेंटिफाई करना है जो हजार्ड के दायरे में है, वो हार्म हो सकते हैं और कैसे हार्म हो सकते हैं उसको भी आइडेंटिफाई करना है। थर्ड इवैल्यूएट द रिस्क एंड डिसाइड द कंट्रोल मेजर, आप अपने रिस्क को इवैल्यूएट कीजिए और उसको डिसाइड कीजिए कि इसमें क्या कंट्रोल मेजर लगाना है। नंबर 4 रिकॉर्ड एंड सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स एंड इम्प्लीमेंट देम, उसको रिकॉर्ड को सिग्निफिकेंट फाइंडिंग कीजिए और उसको इम्प्लीमेंट साइट के ऊपर कीजिए। और एंड लास्ट 5th रिव्यू एंड अपडेट द नेसेसरी,
हर एक रिस्क असेसमेंट बनाने के बाद से कुछ न्यू चीज़ें आता है, उसको आपको रिव्यू करना है, उसको अपडेट करना है। तो ये 5 स्टेप्स हैं जो रिस्क असेसमेंट बनाने के लिए आपको साइट के ऊपर इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। जनरली रिस्क स्कोर निकालने के लिए हम लोग ये मानते हैं, ये फार्मूला होता है कि रिस्क इक्वल टू लाइक्लीहुड इनटू कंसिक्वेंसेस। लाइक्लीहुड मतलब जो प्रोबेबिलिटी है वो, और इनटू कंसिक्वेंसेज है वो जो निकलता है वो आपका रिस्क स्कोर निकलता है। दूसरा हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि रिस्क इक्वल टू प्रोबेबिलिटी इनटू सेवरिटी। जो आपका प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, और जो सेवरिटी है उससे जो निकल के आया वो रिस्क स्कोर हो जाता है। तो रिस्क इक्वल टू प्रोबेबिलिटी इनटू सेवरिटी या रिस्क इक्वल टू लाइक्लीहुड इनटू कंसिक्वेंसेस, दोनों एक ही होता है। रिस्क असेसमेंट और जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है उसमें रिस्क और हजार्ड को ख़त्म करना हमेशा के लिए संभव नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है कि पूरे तरीके से रिस्क और हजार्ड को ख़त्म किया जाए, लेकिन उस पे ऊपर काम करना और उसको कंट्रोल करना है पूरी तरीके से आपके कंट्रोल में है। और ये पूरे तरीके से संभव है कि आप रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं, कंट्रोल को पूरे तरीके से, और हजार्ड को कंट्रोल कर सकते हैं। एक ये सही ऐसा स्ट्रेटेजी बनाया जाए ताकि कुछ हद तक रिस्क को हम लोग मिनिमाइज कर सके, कंट्रोल कर सके, और उसके ऊपर हम लोग कंट्रोल मेजर लाके अपने वर्क को सेफली बना सके। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सेफ्टी ट्रेनिंग करना पड़ेगा, सुरक्षा का जो प्रशिक्षण है वो करना पड़ेगा। जो जैसे कि आप ट्रेनिंग के माध्यम से अपने कामगार जो भी वर्कर्स हैं, एम्प्लॉय हैं, स्टाफ्स हैं, उसको ट्रेनिंग के माध्यम से आप बता सकते हैं कि इसमें क्या हजार्ड है, क्या रिस्क है, कैसे इसको रिड्यूस करेंगे, क्या कंट्रोल मेजर्स लगाएंगे। दूसरा जो आपका व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण है, पीपीज है, उसके बारे में आपको बताना है, इसके इम्पोर्टेंस के बारे में बताना है, और जो इम्पोर्टेंस पीपीज है उसको वर्कर को देना है ताकि वो पहन के भी रिस्क को रिड्यूस कर सके और अपने वर्क को सेफली कर सके। तीसरा जो करना है आपको, सेफ्टी चेकलिस्ट और वर्क परमिट आपको फॉलो करना है। जो सेफ्टी चेकलिस्ट है उसको आपको फुलफिल करना है, और जो वर्क परमिट है उसको सही तरीक़े से बनाना है। उसमें जो भी आपका रिस्क का लेवल है उसको उसके अंदर आइडेंटिफाई करना है, उसको उसके अंदर डालना होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, कोई एक प्रोजेक्ट है जिसका प्री रिस्क असेसमेंट आप कर रहे हैं, तो उसके प्री रिस्क असेसमेंट के दौरान ये पाया गया कि हाइट पे कोई व्यक्ति काम कर रहा है जिस पर प्लेटफॉर्म है, लेकिन एक रेलिंग उसका जो एक रेलिंग है वो डैमेज है, चाहे मिडिल टॉप रेल आपका डैमेज है। समय रहते ठीक उसी समय उसको आइडेंटिफाई किया गया और उसको रेलिंग लगा दिया गया, और उसको रिस्क को हम लोग रिड्यूस कर दिया गया, और एक्सीडेंट होने वाले एक्सीडेंट को हम लोग बचा लिए। एक एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल मैं एक बताता हूँ कि एक साइट के ऊपर कुछ लोग काम कर रहे हैं, उसमें रिस्क असेसमेंट से ये पता चला, प्री रिस्क असेसमेंट से ये पता चला कि एक ओपन वायर है जो लाइव वायर है और लटका हुआ है, इसको तुरंत समय रहते हटा दिया गया, और उसको शॉक एक्सीडेंट, जो शॉक लग सकता था, इलेक्ट्रिक्यूशन हो सकता था, उस एक्सीडेंट को हम लोग रोक दिए। तो ये दो ऐसा एग्जाम्पल है जो कि प्री असेसमेंट अपने वर्क से पहले जानना जरूरी है। रिस्क असेसमेंट कैसे बनता है और कैसे सेफ्टी कल्चर को हम लोग डेवलप कर सकते हैं। जब सेफ्टी ऑफिसर या टीम या पूरा टीम ये समझता है कि हर कार्य जो स्टार्ट कर रहे हैं उसमें रिस्क को आइडेंटिफाई करना, असेसमेंट करना, और एक्सीडेंट बार बार ना हो इसके लिए पूरे कंट्रोल मेजर लगाना, तो स्वयं ज़्यादा आदमी सतर्क हो जाता है और जिम्मेदार बनता है। और दूसरा, सेफ्टी ड्राइव माइंडसेट को भी एक जन्म देता है कि हमेशा हर एक काम को करने के लिए आपको रिस्क असेसमेंट करना पड़ेगा, रिस्क को और हजार्ड को, रिस्क को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और हजार्ड को मिनिमाइज करना पड़ेगा। दूसरा, लोग केवल पूरे कार्य पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि ये समझे कि हम लोग को सुरक्षित कार्य करना है, शिफ्ट डायरेक्शन में काम करके हमको घर पहुंचना है, तो भी ये साइट के ऊपर ऐसा एक पॉजिटिव कल्चर मेंटेन होगा। तीसरा, एक ऐसा वर्क प्लेस बनाना है जहाँ पे सेफ्टी इंपॉर्टेंस प्रायोरिटी बन जाता है। पूरे अपना ऑर्गेनाइजेशन, पूरे लोग, आपके जो भी आपके टीम वर्क ये समझे कि सेफ्टी इंपॉर्टेंस पार्ट है और उसको हमको काम करना है। तो ऐसे जब सेफ्टी को इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, स्टेप फॉरवर्ड किया जाएगा, तो दुर्घटनाएं को स्वतः कम किया जा सकता है, उसके रेट को रिड्यूस किया जा सकता है। बेनिफिट्स ऑफ रिस्क असेसमेंट क्या है? रिस्क असेसमेंट के कुछ बेनिफिट्स है, कुछ फ़ायदे हैं। जैसे फाइनेंशियल बेनिफिट्स है, अगर सही तरीक़े से रिस्क असेसमेंट बनाएंगे और साइट के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसको कुछ बेनिफिट्स भी है। जैसे एक सेफ्टी असेसमेंट ऐसा है कि एक स्मार्ट बिजनेस डिवीजन भी बनाता है। जैसे आप उदाहरण के लिए समझिए कि जब आपके वर्क प्लेस पे एक्सीडेंट का रेट कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो भी कम हो जाएगा, तो इसके ऊपर फाइनेंशियल बेनिफिट्स है। सेकंड,
जब आपके साइट के ऊपर एक्सीडेंट होता है तो छोटे मोटे जो मेडिकल कॉस्ट आता है या कोई इंजरी का जो आप ट्रीटमेंट करवाते हैं वो भी लगातार कम हो जाएगा और मेडिकल जो क्लेम होता है ना उसके भी नुकसान से बच सकते हैं। तो ये एक फाइनेंशियल बेनिफिट्स है रिस्क असेसमेंट का, इसको भी हमको फॉलो करना है ताकि ये फाइनेंशियल इम्पैक्ट ना पड़े और उसको बेनिफिट्स मिल सके। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट टाइमलाइन और इफिशिएंसी होगा। जब रिस्क असेसमेंट बनेगा, जब हम रिस्क को हम रिड्यूस कर देंगे, एक्सीडेंट को कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल मेजर्स लगाएंगे, तो आपके प्रोजेक्ट जो होगा एकदम टाइमलाइन से निकलेगा, बिना कोई रुकावट का काम चलेगा और आपका जो वर्क होगा पूरा फुल इफिशिएंसी का होगा, एक्सीडेंट फ्री साइट काम होगा और हम लोग और ज़्यादा लोग इम्प्लीमेंट करेगा इसके ऊपर। तीसरा जो है कंपनी का साख बचेगा भाई, कंपनी का साख बचेगा और जो भी है विश्वसनीयता में वृद्धि होगा, जो आपका इन्हांस होगा, रिपुटेशन होगा कंपनी का बढ़ेगा कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर। जो कंपनी जो एक मिड कैप टॉप कैप जो बनता है, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, वैसा वैसा करके ये बड़ा होगा कंपनी। तो इसमें कंपनी का साख बचेगा और इसका विश्वसनीयता भी बढ़ेगा। जब एक कंपनी जो अपने वर्क प्लेस पे सुरक्षा को प्राथमिकता देगा, कंपनी के एम्प्लॉयर द्वारा, कंपनी के टॉप मैनेजमेंट के द्वारा सेफ्टी का प्रायोरिटी देगा, वो एक ब्रांड इमेज बनेगा बाजार के अंदर, आपके मार्केट के अंदर एक प्रतिष्ठा बनेगा और एक बेहतर साइट बन सकता है, बेहतर कंपनी बन सकता है। इसके लिए ये कब संभव है? जब कंपनी सेफ्टी को प्रायोरिटी दे। दूसरा, क्लाइंट, कंट्रैक्टर, वेंडर सबको एक ऐसा पसंदीदा हो जाएगा कि ये कंपनी के अंदर सेफ्टी कल्चर है, एक्सीडेंट नहीं होता है, सेफ्टी को टॉप प्रायोरिटी दिया जाता है, जहाँ पे एम्प्लॉय और सब लोग मिलके सेफ्टी के प्रति सीरियस है। तो ये कंपनी का मोरल हाई होगा और एक कंपनी का रिपुटेशन बढ़ेगा। तो ये रिस्क असेसमेंट के बेनिफिट्स हैं। मतलब एक सुरक्षित कंपनी का मतलब एक भरोसेमंद कंपनी, एक विश्वसनीय कंपनी और एक सुरक्षित भविष्य एम्प्लॉय का। तो ये बेनिफिट्स है कुछ रिस्क असेसमेंट का जो कि करना जरूरी होता है। इफेक्टिव रिस्क असेसमेंट को इम्प्लीमेंट कैसे करें? एक क्वेश्चन ये आता है बार बार कि एक इफेक्टिव रिस्क असेसमेंट को इम्प्लीमेंट कैसे करें। जब भी आप वर्क करने जाएं तो सबसे पहले रिस्क को आइडेंटिफाई करें। हम हर एक कार्य शुरू करने से पहले रिस्क को आइडेंटिफाई करें और जो भी हजार्ड्स है उसको चेक करके उसके ऊपर कंट्रोल मेजर लगाएं। जब भी रिस्क असेसमेंट करने जा रहे हैं तो आप खुद नहीं, एक सेफ्टी ऑफिसर की केवल भूमिका नहीं है, उसमें इंजीनियर, सुपरवाइजर, मैनेजर, जो भी टीम वर्क है, यहाँ तक कि वर्कर रिप्रेजेंटेटिव सबको शामिल करना जरूरी है और उसके एक टीम बन के रिस्क असेसमेंट आपको करना जरूरी है। तीसरा, जब भी रिस्क असेसमेंट इफेक्टिव करने जा रहे हैं तो उसमें हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल को भी लगाना जरूरी है, जिससे कि रिस्क को खत्म करने की कोशिश किया जाए, एलिमिनेट किया जाए, जहाँ तक हो सके संभव तो उसको सब्स्टिट्यूट किया जाए, फिर इंजीनियरिंग कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल और पीपीईज का इस्तेमाल किया जाए। तो ये कुछ आपका इफेक्टिव रिस्क असेसमेंट है और उसका इम्प्लीमेंट ऐसे करना पड़ता है। आपके रिस्क असेसमेंट को कंटिन्यू मॉनिटरिंग करना, इवैल्यूएट करना भी जरूरी है। जब एक रिस्क असेसमेंट बना के एक डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, ये काफ़ी नहीं है, ये समय समय पे उसको रिव्यू करना, मॉनिटरिंग करना भी जरूरी होता है, उसको अपडेट भी करना जरूरी होता है। वर्क प्लेस की परिस्थितियाँ बदलते रहती है, जो कार्य आपका साइट है उस पर हमेशा कंडीशन चेंज होते रहता है। जैसे कि न्यू डिवाइस आएगा, जैसे क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, कभी मानसून आएगा, विंटर आएगा, समर आएगा, तो क्लाइमेट भी चेंज हो जाएगा, वर्क प्रोसेस भी चेंज होगा। ऐसे में न्यू रिस्क असेसमेंट का इवैल्यूएट करना भी आवश्यक है। तीसरा, रूटीन सेफ्टी ऑडिट और इंस्पेक्शन करना भी जरूरी है, जिसके हेल्प से आप अपने क्वालिटी को, अपने रिस्क को असेसमेंट कर सकते हैं। तो अभी जो अवेलेबल रिस्क रिसोर्सेज और टेम्पलेट्स है कुछ मार्केट में उपलब्ध है, जैसे कि अपने रिस्क असेसमेंट को शून्य से कैसे शुरुआत किया जाए, इसका ज़रूरत नहीं है। आज मार्केट के अंदर आप कंस्ट्रक्शन साइट पे बहुत सारे फ्री और आसान टेम्पलेट्स उपलब्ध है, जिसको आपको फॉलो करके आप रिस्क असेसमेंट को बना सकते हैं। बहुत सारे चेकलिस्ट है, कुछ गाइडलाइंस उपलब्ध है ऑनलाइन, इसमें भी आप फॉलो करके रिस्क असेसमेंट को ईजिली तरीके से बना सकते हैं। और आपके साइट के ऊपर बहुत सारे सेफ्टी ऐप, डिवाइस, डिजिटल फॉर्म्स, ऐसे फॉर्म्स इंपॉर्टेंट है अवेलेबल, जिसको आप फॉलो कीजिएगा तो रिस्क असेसमेंट आसानी से और जल्दी से बन सकता है और साइट पे इम्प्लीमेंट हो सकता है। अभी और लास्ट में ये बता रहा हूँ कि रिस्क असेसमेंट का आपका फॉर्म कैसे होना चाहिए। रिस्क असेसमेंट बनाने के लिए कैसे रिस्क असेसमेंट का फॉर्मेट हो, कैसा फॉर्म हो, तो सबसे पहले रिस्क असेसमेंट आप वर्ड, एक्सेल किसी में बना सकते हैं, जो आपको ऐसा सेक्शन रखना पड़ेगा। जैसे नंबर 1 आप एक जगह पे आप एक पार्ट में रख दिए कि हजार्ड कैटेगरी, जिसमें आप हजार्ड के कैटेगरी को डिफाइन कर दिए।
नंबर सेकेंड कॉलम में आप रख सकते हैं कि आइडेंटिफाई हजार्ड, जो आपने हजार्ड को आइडेंटिफाई किया उसके अंदर रख सकते हैं। उसके रिलेटेड एसोसिएटेड रिस्क को आप रख सकते हैं। उसके बाद उसके अगला पॉइंट पर आप रख सकते हैं इनिशियल रिस्क। इनिशियल रिस्क मतलब लाइक्लीहुड इनटू सेवेरिटी इक्वल टू इनिशियल रिस्क हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोल मेजर लगाना है। उसके बाद से कंट्रोल मेजर के बाद से क्या रेसिडुअल रिस्क है उसको रखना है, और लास्ट में आपको कमेंट रखना है। जैसे मान लीजिए कि सपोज आप एक्सकावेशन का आप रिस्क असेसमेंट बनाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ेगा कि हजार्ड के कैटेगरी को आपको देखना पड़ेगा। तो हजार्ड का कैटेगरी क्या है? एक्सेस इग्रेस नंबर 1। उसमें क्या आप हजार्ड को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जैसे अनसिक्योर हजार्ड टू द पीट। आप एसोसिएटेड रिस्क क्या कर रहे हैं? स्लिप ट्रिप फॉल में इंजरी रिजल्ट रिक्वायर्ड मेडिकल ट्रीटमेंट और फर्स्ट एड, ये आप कर सकते हैं। आप इनिशियल रिस्क क्या कर सकते हैं कि आप सपोज मान लीजिए कि 2 × 3 = 6 आप इनिशियल रिस्क मान लीजिए। कंट्रोल मेजर क्या लगाना है? इंजीनियरिंग जनरल लेवल ऑफ सरफेस फॉर मैन मूवमेंट, ये कर देना है आपको बैरिकेड इंश्योर करना है कि कोई गिरे ना है, स्टेप्स चेक करना है, आपको पीठ के बाहर में एक्सेस को चेक कर लेना है। तो ये सारे कुछ आपको कंट्रोल मेजर्स हो गए। फिर आपको जो इनिशियल रिस्क है कंट्रोल मेजर लगाने के बाद जो रेसिडुअल रिस्क है उसको मिनिमाइज करना है और कमेंट डाल देना है। तो ये एक रिस्क असेसमेंट का फॉर्म है। इसमें आपको हजार्ड का कैटेगरी को सोचना पड़ेगा, फिर उसमें इनिशियल हजार्ड आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, एसोसिएटेड रिस्क देना पड़ेगा, इनिशियल रिस्क बनाना पड़ेगा, कंट्रोल मेजर्स देना पड़ेगा, रेसिडुअल रिस्क लगाना पड़ेगा और लास्ट में कमेंट डालना पड़ेगा। तो ये रिस्क असेसमेंट का जनरल फॉर्म है, उसको ऐसे बनाते हैं। तो ये रहा रिस्क असेसमेंट क्या है, कैसे बनाएंगे, उसका बेनिफिट्स क्या है, क्या उसके स्टेप्स होते हैं। ये रहा रिस्क असेसमेंट का संपूर्ण ज्ञान। तो आशा है कि आप वीडियो को आप पसंद करेंगे और इसको लाइक करेंगे। सपोर्ट करने के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू।